फ्रेंड्स, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू स्टडी हब। आप सभी का हमारे चैनल स्टडी हब में स्वागत है। ये वीडियो जो है, ये जो क्लास है वो सिविक्स वाले स्टूडेंट के लिए है और इसमें हम कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स का शॉर्ट नोट है उस पर डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ लास्ट में कुछ क्वेश्चंस भी देख लेंगे, जिसमें आप जो भी नोट्स के थ्रू जो भी टॉपिक देखे हैं जिस पे डिस्कशन हुआ है वो आपका क्लियर हो जाए, उसका कॉन्सेप्ट एकदम आपके माइंड में सेट हो जाए। ठीक है, तो चलिए एकदम पेशेंस रखिए और चलिए स्टार्ट करते हैं। आई होप दिस कंटेंट विल हेल्प यू अलॉट। जो स्टडी हब के द्वारा ये मेहनत है वो आपके लिए उपयोगी सिद्ध हो बस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और पहला जो है टॉपिक है, एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे और क्योंकि आपका कल एग्ज़ाम है तो ज़्यादा हम यहाँ पे टाइम नहीं लेंगे। देखिए, नागरिक शास्त्र का अर्थ। अब नागरिक शास्त्र का अर्थ क्या होता है? अंग्रेजी में हम क्या कहते हैं? इसे सिविक्स कहते हैं, जाहिर सी बात है। और इसका उद्गम लैटिन भाषा के दो शब्दों से माना जाता है। ठीक है, कौन कौन से? सिविक्स और सिविटास। कौन कौन से? सिविक्स और सिविटास से माना जाता है, जिसका अर्थ होता है नागरिक, सिटीजन और नगर, सिटी। ठीक है, तो फिर से एक बार देखिए, जो नागरिक शास्त्र है उसे आप इंग्लिश में क्या कहते हैं? सिविक्स कहते हैं, जिसका उद्गम किससे हुआ है? किस भाषा से हुआ है? लैटिन भाषा से हुआ है। और लैटिन भाषा के दो शब्द हैं, जो कि एक है सिविक्स और एक है सिविटास। इन दोनों शब्दों से जो है सिविक्स की उत्पत्ति हुई है और इन दोनों शब्दों का अर्थ होता है नागरिक या सिटी। अब यहाँ पे देखेंगे कि सिविक्स का वास्तविक अर्थ है नगर राज्य के सदस्य। क्या होता है? सिविक्स का जो एग्जैक्ट जो मीन होता है, जो अर्थ है, वो क्या होता है? नगर राज्य के सदस्य। ठीक है, अब देखिए, मनुष्य का नागरिक के रूप में अध्ययन करने वाला विज्ञान। नागरिक शास्त्र क्या होता है? मनुष्य का नागरिक के रूप में अध्ययन करने वाला एक क्या है? विज्ञान है। हम नागरिक शास्त्र के अंतर्गत यही तो अध्ययन करते हैं कि एक अच्छा सिटीजन, एक अच्छे नागरिक का निर्माण कैसे होता है। ठीक है, तो यही तो अध्ययन करते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। और ये देखिए, इससे ये भी क्वेश्चन तो आपको कई बार देखने को मिलते हैं कि नागरिक शास्त्र क्या है? कला है, आर्ट है और साइंस दोनों है। कुछ विद्वान जो है नागरिक शास्त्र को कला मानते हैं, आर्ट मानते हैं, और कुछ विद्वानों का मत है कि जो नागरिक शास्त्र है वो क्या है? विज्ञान है। नेक्स्ट देखिए, अब हम देखते हैं स्कोप क्या है, इसकी जो है क्षेत्र क्या है, नागरिक शास्त्र का क्षेत्र क्या है। ठीक है, नागरिक शास्त्र का क्षेत्र जनसाधारण के लिए उपयोगी। सेकेंड है, देखिए ये शॉर्ट नोट है ना, बहुत ही शॉर्ट है, एकदम शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पे कवर किया जा रहा है, ताकि अगर आप यहाँ से सब्जेक्टिव तो कर ही लेंगे, सब्जेक्टिव आता है तो अगर आपको ये सारे पॉइंट जो दिख रहे हैं वो अगर पता होगा तो आप पॉइंट्स करके हेडिंग करके उसके अंदर जो है उसके मटेरियल आप लिख सकते हैं। और अगर ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है तो भी आप आसानी से कर लेंगे, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इसलिए काफ़ी ज़्यादा आपके लिए यूज़फुल है। आई होप कि आप बहुत ही ज़्यादा इससे सहायता होगी आपकी। तो चलिए देखिएगा, जो नागरिक शास्त्र का क्षेत्र है वो क्या होता है? जनसाधारण के लिए उपयोगी होता है। सेकंड है कि लोकतंत्र की सफलता के लिए होता है। ठीक है, नेतृत्व के विकास के लिए छात्रों के लिए उपयोगी है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, जो लीडरशिप है उसके विकास के लिए, छात्रों में जो नेतृत्व की भावना का विकास, उसके लिए नागरिक शास्त्र उपयोगी है। राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं के ज्ञान में सहायक है। वसुधैव कुटुंबकम की भावना के विकास के लिए सहायक है। तो ये ओवरऑल क्या है, जो कुछ पॉइंट्स हैं यहाँ पे नोट डाउन किया गया है, उसको आप देख लीजिएगा। अब देखेंगे कि नागरिक शास्त्र शिक्षण की सामान्य विधियाँ। अब देखिए, सामान्य विधियों से तो कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इवन इसी में नहीं, आपको पेपर कोड 110 हो या फिर कोई भी आपका टीचिंग सब्जेक्ट हो, उन सब में पूछे जाते हैं। और पहली बात तो जिनका पेपर कोड 110 पे कमांड अच्छा होगा, जिनका वो सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे ना, तो उनका बाकी के सब्जेक्ट पढ़ने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। क्योंकि आप देख रहे होंगे, जो लोग भी एनालिसिस किए होंगे या देखे होंगे, तो आप देख पा रहे होंगे कि सारे टॉपिक्स जो हैं वो सारे पेपर कोड 110 से ही कनेक्टेड हैं। ठीक है, तो जिसका वो तैयार होगा, अच्छा गया होगा एग्ज़ाम, उनका बाकी का भी बहुत ही अच्छा जाएगा। ठीक है, ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए, नागरिक शास्त्र शिक्षण के सामान्य सिद्धांत क्या है। देखिए, पहला क्या होता है? रुचि का सिद्धांत, प्रेरणा का सिद्धांत। थर्ड है कि निश्चित उद्देश्यों का सिद्धांत होता है। फोर्थ है कि चयन का सिद्धांत। पांचवा क्या है? नियोजन का सिद्धांत। छठा है आवृत्ति का सिद्धांत। एंड सातवां है
देखिए लोकतंत्रीय है, ठीक है, लोकतंत्रीय व्यवहार का सिद्धांत। एंड जो 8वां नंबर है वो है जीवन से संबंध स्थापित करने का सिद्धांत, ठीक है। और नेक्स्ट देख लीजिए क्रियाशीलता का सिद्धांत। तो ये जो है ओवरऑल किसके सिद्धांत है, नागरिक शास्त्र शिक्षण के सिद्धांत हैं। अब हम देखेंगे कि नागरिक शास्त्र शिक्षण के सूत्र कौन कौन से हैं। क्या देखना है, नागरिक शास्त्र शिक्षण के सूत्र। जब नागरिक शास्त्र पढ़ाया जाता है उसमें जो टीचिंग है वो किस फॉर्मूले पे बेस होता है, ठीक है, किस सूत्र का जो है किस सूत्र को फॉलो करता है। तो देखिए ये जो है नागरिक शास्त्र जो है ज्ञात से अज्ञात की ओर किस सूत्र पे बेस होता है, ज्ञात से अज्ञात की ओर, सुगम से कठिन की ओर। देखिए ऑप्शन में ऐसे आ सकता है तो आप आराम से लगा सकते हैं, लिखने को आए तो भी आप लिख सकते हैं। विशिष्ट से सामान्य की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, पूर्ण से अंश की ओर, और नेक्स्ट है अनिश्चित से निश्चित की ओर, विश्लेषण से संश्लेषण की ओर, और मनोवैज्ञानिक से तार्किक की ओर, निकट से दूर की ओर। सो आपके क्या हो गए, शिक्षण सूत्र हो गए, ठीक है, नागरिक शास्त्र शिक्षण सूत्र। अब नेक्स्ट देखेंगे हम कि नागरिक शास्त्र शिक्षण विधियाँ। क्या, नागरिक शास्त्र शिक्षण विधियाँ। अब विधियाँ क्या होती हैं, शिक्षण विधियाँ। पाठ्य वस्तु के प्रस्तुतिकरण की शैली को हम क्या कहते हैं, शिक्षण विधि कहा जाता है, ठीक है। अब पाठ्य वस्तु है उसको हम जब प्रस्तुत करते हैं तो वो किसी न किसी माध्यम के थ्रू प्रस्तुत करते हैं, जाहिर सी बात है, उसी को हम विधि कहते हैं। जिस भी शैली का हम यूज़ करते हैं वो क्या हो गया, मेथड हो गया। अब देखिए जो विधि है ना वो लैटिन भाषा के मेथड से बना है। किससे बना है, लैटिन भाषा के मेथड से, और जिसका अर्थ होता है मोड या वे। क्या होता है, मोड या वे, रास्ता या माध्यम, यानी कि वो माध्यम जिसके थ्रू हम अपने विचारों को दूसरों के सामने प्रकट करते हैं, या फिर जो पाठ्य वस्तु है उसके प्रस्तुतिकरण में जिसका उपयोग करते हैं, यूज़ करते हैं, वो हो गया आपका विधि, ठीक है। आई बात समझ में। चलिए अब हम कुछ यहाँ पे शिक्षण विधियों के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, जिससे आपकी ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव दोनों में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। चलिए देखिए पहला हो गया व्याख्यान विधि, लेक्चरर मेथड, ठीक है। ये तो जो है लेक्चर मेथड काफ़ी फेमस और काफ़ी पुरानी विधि है, जाहिर सी बात है। ये कैसी विधि है, अध्यापक केंद्रित विधि। एकदम की पॉइंट्स यहाँ पे बुलेट पॉइंट्स ही रखे गए हैं, बस इसी को पढ़ लीजिए, इससे ज़्यादा कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इसी में से आपके क्वेश्चन जो फंसने होंगे फंसेंगे। देखिए अध्यापक केंद्रित विधि होती है, ठीक है। देखिए इसमें क्या होता है, छात्र, अब अध्यापक केंद्रित जो विधि जो है अध्यापक केंद्रित होगा उसमें क्या होंगे, अध्यापक ही कर्ता धर्ता होगा, अध्यापक को ही प्रधानता दी जाएगी, बच्चे क्या होंगे वहाँ पे गौड़ होंगे, बच्चे क्या होंगे वहाँ पे निष्क्रिय होंगे। अब देखिए सबसे प्राचीन और क्या है, परंपरागत विधि है। शिक्षक इसमें क्या होते हैं, सक्रिय होते हैं, छात्र इसमें निष्क्रिय होते हैं। देखिए उच्च कक्षाओं के शिक्षण के लिए उपयोगी है। अब देखिए छोटे प्राइमरी लेवल में क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है कि प्राइमरी स्तर पे जो है कौन सी विधि उपयोगी नहीं है, तो आप व्याख्यान विधि को कर सकते हैं। क्योंकि ये देखिए उच्च कक्षाओं के शिक्षण के लिए उपयोगी होता है। अब उच्च कक्षाओं में ज़्यादातर लेक्चर का यूज़ किया जाता है, ठीक है, तो यहाँ से आप देख लीजिए। और ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं। आदर्शवादी विचारधारा पर आधारित है, ये किस विचारधारा पर आधारित है, आदर्शवादी विचारधारा पे। अमनोवैज्ञानिक पद्धति पर आधारित है। तो ये ओवरऑल पॉइंट्स हैं किसके, व्याख्यान विधि के, तो इसको ध्यान दीजिएगा। अब नेक्स्ट देखिए पाठ्य पुस्तक विधि क्या है। देखिए पाठ्य पुस्तक विधि प्रत्येक विषय तथा प्रत्येक स्तर के लिए उपयोगी है, ठीक है। सेकंड देखिए छात्रों में स्मरण शक्ति का विकास करती है। अब नेक्स्ट ये कैसी विधि है, बहुत ही सरल विधि और प्राचीन विधि है। स्वाध्याय की आदत का विकास करती है। अमनोवैज्ञानिक विधि है, जो आपका पाठ्य पुस्तक विधि है वो भी कैसी विधि है, अमनोवैज्ञानिक विधि है। और नेक्स्ट है कि शिक्षण के मूल सिद्धांत करके सीखने की उपेक्षा करती है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। तो ये रहा आपका पाठ्य पुस्तक टेक्स्ट बुक मेथड, ओके। अब आगे देखते हैं कि योजना, परियोजना या प्रोजेक्ट विधि। देखिए सबसे ज़्यादा अभी तक जिस मेथड का जिक्र हुआ है आपके एग्ज़ाम में वो हुआ है परियोजना विधि, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए, तो फटाफट से देखिए ये पॉइंट्स अगर आपके माइंड में होंगे तो आप लोग आराम से लिख लेंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है। देखिए ये क्या है, योजना विधि से आपको पता होना चाहिए, योजना हो गया, योजना को ही हम लोग परियोजना कहते हैं, परियोजना को ही हम लोग प्रोजेक्ट विधि कहते हैं, ठीक है। ये तीनों चीज़ें याद रहेंगी। अब देखिए ये कैसी विधि होती है, चाइल्ड सेंटर्ड मेथड है। क्या है, चाइल्ड सेंटर्ड, विद्यार्थी केंद्रित विधि है।
अब देखिए, जब अगर जो भी विधि विद्यार्थी केंद्रित होगी तो जाहिर सी बात है वो किस पे आधारित होगी, मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पे आधारित होगी। तो ये मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित विधि है, यह नवीन विधि है। ठीक है, यह सबसे पहले शिक्षा में इसका प्रयोग किसने किया था, किलपैट्रिक ने 1918 में किया था। कब किया था, 1918 में किलपैट्रिक ने जो है शिक्षा के क्षेत्र में योजना विधि का या प्रयोजना विधि का या प्रोजेक्ट मेथड का यूज़ किया था, प्रयोग किया था। किलपैट्रिक को परियोजना विधि के जनक कहा जाता है। इससे क्वेश्चन आपको कई बार देखने को मिलते हैं कि जो परियोजना विधि के जनक कौन माने जाते हैं, तो किलपैट्रिक। देखिए, जो आपका परियोजना विधि है इसका विकास हुआ था अमेरिका में। ठीक है, करके सीखने के सिद्धांत पे आधारित है। ठीक है, बच्चा इसमें करके सीखता है और ये करके सीखने के सिद्धांत पर बल देता है। योजना के चरण, अब देखिए क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि योजना के कितने सोपान हैं, कितने चरण हैं, तो आप बता सकते हैं 6 हैं। ठीक है, सो ये ओवरऑल किसके थे, प्रोजेक्ट मेथड के कुछ पॉइंट्स थे। अब इसको आप याद रख लीजिएगा। अब देखिए नेक्स्ट, वाद विवाद या परिचर्चा विधि। देखिए, वाद विवाद को, डिस्कशन मेथड को ही हम क्या कहते हैं, परिचर्चा विधि कहते हैं। उसी को हम लोग बातचीत विधि कहते हैं या उसी को हम लोग विचार विमर्श विधि कहते हैं। तो ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, अब ऐसा नहीं कि बातचीत विधि है आ गया तो आप कंफ्यूज हो गए, क्योंकि आपने तो पढ़ के आया कि वाद विवाद विधि क्या है। तो जो उनके एक्स्ट्रा जो अन्य नाम हैं उनको भी आप एक बार देख लीजिए। ठीक है, अब देखिए पॉइंट्स देख लेते हैं। पूर्णतया ये कैसी विधि है, प्रजातांत्रिक सिद्धांतों पर आधारित है। ठीक है, बाल केंद्रित होता है। ठीक है, वाद विवाद, उसमें बच्चों की तर्क शक्ति का विकास होता है, मानसिक क्षमता का विकास होता है। ये तो आप आराम से अपने अकॉर्डिंग भी लिख सकते हैं। क्यों, और वैसे अगर देखना है तो पॉइंट्स यहाँ पे देख लीजिए। यहाँ पे मेंशन किया ही गया है कि छात्रों को कक्षा में स्वतंत्र एवं स्वाभाविक रूप से कार्य करने के लिए क्या किया जाता है, प्रेरित किया जाता है। छात्रों की तर्क एवं निर्णय शक्ति का विकास होता है। छात्र एवं अध्यापक मिलकर सामूहिक वातावरण में विचारों का आदान प्रदान करते हैं। नेक्स्ट है सहिष्णुता व सहयोग की भावना का विकास होता है। और नेक्स्ट पॉइंट है सर्वप्रथम 1929 में हेरी ए ओवर स्ट्रीट ने जो है सामूहिक परिचर्चा विधि का प्रयोग किया था। तो सामूहिक परिचर्चा विधि का प्रयोग किसने किया था, हेरी ए ओवर स्ट्रीट ने। अब परिचर्चा विधि के चरण कितने हैं, 5। ठीक है, परियोजना विधि के चरण कितने होते हैं, 6, और आपके परिचर्चा विधि का चरण कितना है, 5 है। क्लियर है, चलिए अब नेक्स्ट देख लीजिएगा। निरीक्षण अध्ययन विधि क्या है, निरीक्षित अध्ययन विधि। अब देखिए, निरीक्षित अध्ययन विधि कैसी विधि है, बाल केंद्रित विधि है। इसे हम निर्देशित अध्ययन या निर्देशन अध्ययन विधि के नाम से भी जानते हैं। यह कैसी होती है, इसमें जो है छात्र क्रियाशील होते हैं। यह जो विधि है वो सामाजिक अध्ययन के लिए महत्वपूर्ण विधि मानी जाती है। और जो निरीक्षित अध्ययन विधि है वो सबसे खर्चीली होती है, अधिक खर्चीली विधि है। ठीक है, तो ये ओवरऑल किसके विधि थे, किसके पॉइंट्स थे, निरीक्षित अध्ययन विधि के। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट देखिएगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। ठीक है, समस्या समाधान विधि। अब जाहिर सी बात है, आपको पता है कि समस्या समाधान विधि जो है वो कैसी विधि होती है, छात्र केंद्रित विधि है। इसमें बच्चों की बौद्धिक क्षमता का विकास होता है। जब बच्चे अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन खुद से ढूंढते हैं, समस्या का समाधान करते हैं, तो उनकी मानसिक क्षमता का विकास होता है, उनकी बौद्धिक क्षमता का विकास होता है। ठीक है, मानसिक क्षमता तथा आलोचनात्मक चिंतन का विकास होता है। और ये जो समस्या समाधान विधि है वो कैसी विधि है, नवीन विधि है। तो इतना क्लियर हुआ। आई होप कि आपको ये कंटेंट अच्छा लग रहा होगा। चलिए नेक्स्ट देखिएगा। अब यहाँ पे हम प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, अभी तक आपने कंटेंट देख लिया, टॉपिक देख लिए, बस शॉर्ट फॉर्म में मैं मुझे जो बताना था मैंने बता दिया। अब आपको करना है प्रैक्टिस। टोटल 20 क्वेश्चंस यहाँ पे नीचे दिए गए हैं। चलिए इसको प्रैक्टिस करते हैं। देखिए, नागरिक शास्त्र है, आर्ट है, साइंस है, आर्ट एंड साइंस दोनों है, इनमें से कोई नहीं। तो जाहिर सी बात है, अभी आपने देखा कि नागरिक शास्त्र की जो प्रकृति होती है वो कला और विज्ञान दोनों है। तो सी इज राइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, योग्य नागरिक बनाने में कौन सा विषय सर्वाधिक सहायक है। अब जाहिर सी बात है, तभी से तो हम नागरिक बनने की ही तो बात कर रहे थे। तो नागरिक शास्त्र हो जाएगा, ऑप्शन ए इज राइट। ठीक है, चलिए अगला देखिए, सिविक्स शब्द का उद्गम हुआ है। सिविक शब्द का उद्गम कहाँ से हुआ है, तो अभी आप पढ़ के आए, लैटिन भाषा के 2 शब्द से हुआ है। ठीक है, सिविक्स एंड वो आपका सिविटास। ठीक है, तो ये 2 चीज़ें याद रखिएगा। चलिए आगे देखिएगा कि
सुकरात विधि जानी जाती है। अब सुकरात विधि जो है जानी जाती है, व्याख्यान प्रदर्शन विधि के नाम से जानी जाती है, वाद विवाद विधि के नाम से जानी जाती है, प्रोजेक्ट विधि के नाम से जानी जाती है, या प्रश्नोत्तर विधि के नाम से। देखिए सुकरात विधि, चूंकि जो प्रश्नोत्तर विधि है वो सुकरात ने दिया है और प्रश्नोत्तर विधि के नाम से ही सुकरात विधि जानी जाती है। ठीक है, क्लियर। चलिए आगे देखिए योजना विधि के। अभी देखिए मैंने आपको बताया ना कि परियोजना विधि, प्रोजेक्ट मेथड, योजना विधि, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसके प्रवर्तक कौन है? किलपैट्रिक है, जाहिर सी बात है, ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट देखते हैं, तो वस्तुनिष्ठ परीक्षण का प्रकार है मानकीकृत परीक्षण, अध्यापक निर्मित परीक्षण, ऑप्शन सी है ए एंड बी दोनों, एंड डी है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए वस्तुनिष्ठ परीक्षण जो है वो मानकीकृत परीक्षण होता है एंड अध्यापक निर्मित परीक्षण। सो आंसर क्या हो जाएगा? सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नागरिक शास्त्र शिक्षण के सिद्धांत है। अब देखिए अभी आपको मैंने पूरा ओवरऑल जितने सिद्धांत है, टोटल 9 सिद्धांत मैंने आपको बताया कि नागरिक शास्त्र शिक्षण के कौन कौन से सिद्धांत हैं। रुचि का सिद्धांत, प्रेरणा का सिद्धांत, क्रियाशीलता का सिद्धांत। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन प्रेरणा का सिद्धांत होता है, रुचि का सिद्धांत भी होता है, क्रियाशीलता का भी सिद्धांत होता है। तो ओवरऑल डी इज राइट। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे उपयुक्त सभी दिया है तो आप तो इजीली कर लिए, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन चेंज कर दे, तीनों में से कोई एक दिया हो और बाकी के जो है रॉन्ग हो, तो आप कैसे पता करेंगे? इसके लिए आपको वो सिद्धांत रटे रटाए एकदम माइंड में फिट होने चाहिए। ठीक है, तो उसको पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट देखिएगा, प्रक्षेपित शिक्षण सामग्री है। प्रक्षेपित शिक्षण सामग्री कौन सी होती है? फिल्म होता है, जाहिर सी बात है, ऑप्शन ए इज राइट। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, प्रस्तावना समानता आधारित है। जो प्रस्तावना होता है, इंट्रोडक्शन होता है, वो किस पे आधारित होता है? पुस्तक ज्ञान पे, वर्तमान ज्ञान पे, पूर्व ज्ञान पे, संपूर्ण ज्ञान पे। तो प्रस्तावना जो है आपके पूर्व ज्ञान पे आधारित होता है। आंसर सी इज राइट। नेक्स्ट देखिए, शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण संबंधित है संज्ञानात्मक पक्ष से, भावात्मक पक्ष से, मनोगत्यात्मक पक्ष से, उपयुक्त सभी से। तो देखिए शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण आपके तीनों पक्षों से संबंधित है। सो आंसर विल बी डी। ठीक है, और शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण किसने किया था? ब्लूम ने किया था। कब? 1956 में। ठीक है, इसको याद रख लीजिएगा। एंड हाँ देखिए, अब जाहिर सी बात है, अब हमको तो नहीं पता कि एग्जामिनर कैसे क्वेश्चन पुट अप करेंगे, क्या करेंगे, क्योंकि जो स्टार्टिंग के पेपर हुए थे सब ऑलमोस्ट सेम थे, लेकिन कल का मतलब जो मैथ का पेपर हुआ था 28 को, कल ही, उसमें जो है ज़्यादातर ब्लूम से क्वेश्चन बच्चे बता रहे थे कि ज़्यादातर जो है ब्लूम के क्वेश्चन थे। तो इसको तो एकदम अच्छे से क्लियर ही कर लीजिएगा आप लोग। इसके जो भी स्टेप्स हैं वो आपको याद होने चाहिए, हर चीज़ को जो है आप अपने माइंड में सेट कर लीजिएगा। नेक्स्ट देख लीजिए कि पाठ्यक्रम होना चाहिए, कैसा होना चाहिए? सुव्यवस्थित होना चाहिए, सुनियोजित होना चाहिए, अनुभव वाला होना चाहिए, उपयुक्त सभी। सो आंसर विल बी डी। नेक्स्ट देखिए, क्रियात्मक उद्देश्यों को व्यवहारिक रूप में लिखने की विधि को दिया है। किसने दिया है? तो रॉबर्ट मिलर ने दिया है। ठीक है, अब रॉबर्ट मिलर ने जो है जो ब्लूम की संज्ञानात्मक और भावात्मक पक्ष, उसको व्यवहारिक रूप में लिखने की विधि को दिया है। सिम्पसन ने जो है क्रियात्मक पक्ष को दिया है, उसका वर्गीकरण किया है। जो आपके स्मिथ हैं, स्मिथ का तो नहीं है, मतलब ब्लूम अगर होते तो ब्लूम ने जो है वो शैक्षिक उद्देश्य दिए हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका कि अब स्मिथ का अगर हम यहाँ पे देख भी लेते हैं तो इन्होंने जो इकाई यूनिट को जो है, इकाई जो आपका यूनिट प्लान है उसकी प्रकृति के, उसके नेचर के अकॉर्डिंग इन्होंने 3 भागों में बांटा था ये, लेकिन आप देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट देख लेते हैं कि ज्ञानात्मक पक्ष के उद्देश्यों को विश्लेषित किया है। किसने? मसीहा ने, क्रेथवाल ने, ब्लूम ने, उपयुक्त सभी ने। तो बिल्कुल सही बात है, जो ज्ञानात्मक पक्ष के उद्देश्य हैं उसको जो है ब्लूम ने वर्गीकृत किया है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, नागरिक शास्त्र का सिद्धांत सिखाता है, क्या सिखाता है? उपयोगिता का सिद्धांत, रहो और रहने दो, कहो और रहो, तटस्थता का। देखिए नागरिक शास्त्र का जो सिद्धांत है वो सिखाता है लिव एंड लेट लिव, जियो और जीने दो, रहो एंड रहने दो। ठीक है, सो आंसर क्या हो जाएगा? बी इज राइट। नेक्स्ट, सूक्ष्म शिक्षा का प्रारंभ हुआ था 1961 में, कहाँ पे? तो अमेरिका के स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में। ठीक है, याद है, याद हो जाएगा, अभी तक याद तो हो ही गया होगा आपको। व्याख्यान विधि में क्या होता है बताइए? सैद्धांतिक पक्ष पर अधिक बल दिया जाता है, बिल्कुल सही बात है। व्याख्यान विधि क्या होता है? परंपरागत विधि होती है, प्राचीन विधि है, काफ़ी महत्वपूर्ण मानी जाती है, बालकों को मौलिक चिंतन का अवसर दिया जाता है। देखिए यहाँ पे प्रयोगात्मक पद पर अधिक
बल दिया जाता है, तो बिल्कुल गलत बात है। यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। व्याख्यान विधि में सैद्धांतिक पक्ष पर अधिक बल दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दृश्य श्रव्य सामग्री कार्य है। दृश्य श्रव्य सामग्री का क्या कार्य है? ऑडियो विजुअल एड्स, स्पष्टीकरण प्रदान करना, बिल्कुल सही बात है। सार्थक अनुभव प्रदान करना, ये भी राइट है। रटने को कम करना, रोट लर्निंग को क्या करता है? कम करता है। आंसर क्या हो जाएगा? डी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक श्रव्य सामग्री नहीं है? ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ग्रामोफोन तो है, जादू की लालटेन ये आपका नहीं होगा, लिंगुआ फोन, टेप रिकॉर्डर ये श्रव्य सामग्री के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट देखिए, ज्ञानात्मक पक्ष का तीसरा पद क्या है? मैंने अभी आपको बताया कि आप ज्ञानात्मक पक्ष हो गया, भावात्मक पक्ष हो गया और क्रियात्मक पक्ष, इन तीनों को अच्छे से उनके स्टेप्स को देख लीजिएगा, किसने दिया है, कब दिया था, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। उनके व्यवहारिक उद्देश्य को किसने, मतलब व्यवहारिक रूप में किसने लिखा है, मिलर ने, मेगर ने, कौन कौन से उद्देश्य को मतलब वर्गीकृत किया था, इसके बारे में आपको एकदम डीप नॉलेज होनी ही चाहिए। तो देखिए, तीसरा पद क्या हो जाएगा? प्रयोग। पहला होता है ज्ञान, दूसरा होता है बोध, तीसरा होता है प्रयोग, और जो चौथा होता है वो विश्लेषण होता है, पांचवा होता है आपका संश्लेषण, एंड छठा होता है मूल्यांकन। ठीक है, ऐसे। एंड लास्ट क्वेश्चन है और इसका आंसर आप लोग करिए। ठीक है, ये आपके लिए मनो शारीरिक उद्देश्य का अंतिम पद कौन सा है? सो दिस क्वेश्चन फॉर यू गाइस, ये आप लोग करेंगे, फटाफट से कमेंट करिए। इसका राइट आंसर क्या होगा? आदत बनाना, मूल्यांकन, या अगेन मूल्यांकन दिया है, यहाँ पे विश्लेषण कर लीजिए, या उपयुक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर होगा आप फटाफट से कमेंट करके बताइए। सो ये थे आपके आज के क्वेश्चंस एंड कंटेंट्स, और इसको एक दो बार रिवाइज कर लीजिएगा। सो मिलते हैं, कल है आपका एग्ज़ाम, बस अब प्रिपरेशन कीजिए और अपने रिवीजन कर लीजिए जो भी आपने वीडियोस देखे हैं। ऑल द वेरी बेस्ट। स्टडी हब की तरफ से आप सभी को बहुत ही ज़्यादा विशेष है, आप लोग बहुत ही अच्छा करेंगे, आपका एग्ज़ाम बेस्ट होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।